जय हिंद साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकेडमी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आज 35 क्वेश्चंस जो करने जा रहे हैं वो 35 क्वेश्चंस अग्निवीर स्पेशल जो एग्ज़ाम 17 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के लिए मैंने 35 क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग 35 क्वेश्चन करते हैं और आप चेक करिए कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन मतलब लाइफ को डिवाइन कर दिया है। डिवाइड नहीं, डिवाइन मैंने होता है पावर। तो पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष। तो आंसर मेरा क्या होगा? अरविंद घोष। एक्चुअली यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में जानकारी रखना, क्योंकि महात्मा गांधी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी किताबें लिखी? तो 3 किताबें इनकी बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ कौन सी लिखी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, आपको याद रखना। दूसरी इनकी किताब है भैया, कौन सी किताब है? हिंद स्वराज। कौन सी किताब है? हिंद स्वराज, याद रखना, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। और तीसरी किताब भैया इनकी कौन सी? मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। एक्चुअली जब भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे गांधी जी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे मैं आज़ाद होऊंगा, भारत जैसे ही आज़ाद होगा, तो आज़ादी के बाद हम गाँव को सशक्त बनाएंगे, हम सबको बराबर इक्वल सब कुछ देंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरीके से हम उनको बराबर का हक देंगे। तो ऐसी इनकी सोच थी। तो मेरे सपनों के भारत में उन्होंने अपनी कलम से खुद लिखा था, आज़ादी के बाद हम संविधान ऐसा बनाएंगे कि कोई इसमें कोई ऐसा ना हो कि, है ना, कि पाकिस्तान की तरह कुछ ऐसे बंटवारे हो जाएं, हिंदुस्तान के अंदर और सारे राज्य बन जाएं, ऐसा बिल्कुल उन्होंने चाहा था। तो ये विशेष याद रखना। इसके अलावा एक बहुत खास बात बताएं आपको प्यारे दोस्तों। खास ये बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहा और गांधी जी ने टैगोर साहब को गुरुदेव कहा। तो ये याद रखना, गुरुदेव किसने कहा भैया? तो महात्मा गांधी ने किसको कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा? महात्मा कहा। ये दोनों एक दूसरे को टाइटलाइज किया गया है। तो आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। बट गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा गांधी जी को क्या? राष्ट्रपिता। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या क्वेश्चन नंबर दूसरा? देखो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, मतलब लाइट ही चलेगी, एक वो ऊर्जा जो हमारे बीच नहीं रही है, ये किसने कहा? क्या लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, या राधा कृष्णन जी ने कहा, या नेहरू जी ने कहा? तो आंसर मेरा क्या होगा? नेहरू जी ने कहा था कि गांधी जी हमारे बीच से चले गए तो हमारे जीवन से क्या चला गया? प्रकाश चला गया। याद रखेंगे आप बिल्कुल इसको। राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक विशेष याद रखना, राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता। कहाँ का गांधी कहा जाता? बिहार का गांधी कहा जाता राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। और ये बिहार के छपरा जिले के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले थे? छपरा जिले के रहने वाले, जो छपरा एक्सप्रेस चलती है आज, याद रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, प्रथम प्रधानमंत्री इसी में ऑप्शन दिया हो, और प्रथम राष्ट्रपति भी दिया हुआ है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर तीसरा। भारत में डाक व्यवस्था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? क्या लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड वेलेस्ली था, या लॉर्ड ऑकलैंड था, या लॉर्ड बैटिक था? तो आंसर मेरा क्या होगा इसमें? लॉर्ड डलहौजी ने क्या काम किया था? भारत में 1854 ईस्वी में क्या शुरू कराई थी? डाक व्यवस्था काम शुरू किया था। इसके अलावा भैया और याद रखना दूसरी बात, 1853 ईस्वी में, कब? 1853 ईस्वी में इसने एक काम और करवाया था, रेल सेवा शुरू करवाई थी। कौन सेवा? रेल सेवा। और 1853 में दूरसंचार भी सेवाएं शुरू करवाई थी, है ना, टेलीकम्युनिकेशन। तो आपको याद रखना। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में खास बात याद रखना, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली एक बहुत सहायक संधियां करने में बहुत महारत हासिल था इसको। तो ये क्या करता? सहायक संधियां भारत के राजाओं के साथ करता था, और बाद में उनको विलय बाद में उनको अपने अंडर कर लेता था उस राज्य को। ये इसकी खासियत थी किसकी? लॉर्ड वेलेस्ली की। लॉर्ड बैटिक, या इन्हें विलियम बैटिक भी कहा जाता। बैटिक साहब ने राजा राम मोहन साय के साथ मिलकर 1829 में भारत से एक व्यवस्था ऐसी तो थी, जो प्रथा थी, उसको ख़त्म करवाया था। वो क्या थी भैया? वो थी सती प्रथा।
क्या? सती प्रथा। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें एरड़ अभिलेख में मिलता। कहाँ मिलता? एरड़ अभिलेख में मिलता है। बस इतना सा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आप बताइए क्या होगा आंसर इसका। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोशिश करो बताने की। श्रवणबेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर या आबू पर्वत। तो भैया दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है, कौन सा मंदिर? दिलवाड़ा जैन मंदिर, वो आबू पर्वत पे है। किस पर्वत पे? आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत इसे कहेंगे। ये अरावली का हिस्सा है। किसका? अरावली का पर्वत जो है ना, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रेंज है पर्वत की, वो कौन सी? अरावली है, ओल्डेस्ट, याद रखना। इसके अलावा ऐसी एक ओल्ड और दुनिया में है, वो है अपलेशियन पर्वत। वो कहाँ पड़ता है? यूएसए के फ्लोरिडा प्रांत की तरफ पड़ेगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना। श्रवणबेलगोला के बारे में याद रखना। क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप क्या बताओगे? श्रवणबेलगोला में एक महान व्यक्ति हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने श्रवणबेलगोला में ही जैन धर्म की शिक्षा ली थी, यहीं से, ठीक है ना। क्या ली थी? जैन धर्म। किससे ली थी? भद्रभाव से लिखी थी। किससे ली थी? भद्रभाव से ली थी। जैन धर्म के एक व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया? 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? देखिए आप एक समझो, ये सेंसस की बात कर रहा है, जनगणना की बात कर रहा है। तो दो जनगणना 2011 में, 10 साल बाद जनगणना होती। सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन ने यहाँ पे क्या किया था? जनगणना शुरू करवाई थी, है ना, व्यवस्थित रूप से। 1881 के आसपास की बात है। तो भैया यहाँ पे ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना को रिपोर्ट कर किस राज्य में साक्षरता दर सबसे क्या है? कम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे कम पूछ रहा है। तो भैया किसकी होगी साक्षरता दर सबसे कम? अरुणाचल प्रदेश की होगी, या फिर मध्य प्रदेश की होगी, या फिर बिहार की होगी, या फिर हरियाणा की? क्या पूछ रहा था? लिटरेसी रेट पूछ रहा है आपसे। तो भैया आप सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ है? बिहार में। देखो लिटरेसी रेट बिहार में कम होने के बावजूद भी यहाँ पे सर्वाधिक पीसीएस आईएएस लोग बनते हैं फिर भी, क्योंकि यहाँ के लोग काम करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं? जिस काम को करते हैं पूरे मन से करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर मेरा क्या होगा? बिहार। बिहार वही बिहार है जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। वही बिहार है जहाँ पे गांधी जी ने प्रथम आंदोलन शुरू किया था, ठीक है ना। वही बिहार है जो मिथिला, जो भगवान राम की क्या है? ससुराल है। बिहार में मिथिला एक जगह है, तो याद रखना है भैया। अगर ये पूछ दे सबसे कम लिंगानुपात, तो इसी में एक ऑप्शन रखा हुआ है, वो है हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है, वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, 17 लोग पर वर्ग किलोमीटर है। और अगर सर्वाधिक अगर घनत्व पूछे भारत में किस राज्य में है, तो भैया ये बिहार में, ये 1106 लोग पर वर्ग किलोमीटर। तो अगर ये पूछा जाए भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि इंडिया में सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश पाई जाती है। और जनजातियाँ कौन कौन सी हैं वो भी जान लीजिए। सबसे अधिक जनजाति भारत में भील पाई जाती है, दूसरे नंबर मेरी गौड़ पाई जाती है, और तीसरे नंबर मेरी संथाल है। कौन सी है? संथाल। और उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, थारू पाई जाती है, वो भी गोरखपुर के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड में पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? देखो ये प्यारा सा क्वेश्चन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। किसकी बात कर रहा है? मैंग्रोव वन की। तो भैया ये मैंग्रोव वन क्या होता है? देखिए मैंग्रोव वन क्या होता है, मैंग्रोव वनस्पति क्या होती है? ये वनस्पति जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? मालाबार तट पे, या सुंदरवन में, या कच्छ का रण, या दंडकारण्य? तो भैया आप बता सकते हैं कि भैया सुंदरवन में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ये मैंग्रोव क्या होता है? इस तरीके से मैंग्रोव वन होता है, इसकी ठुड्डी इसी निकली होती है और ऐसे पत्तियां होती हैं इसकी। कैसे पत्तियां होती? इस तरीके से पत्तियां होती और जल में डूबी होती, क्योंकि लवणता अधिक होता है। क्या होता है? लवणता अधिक होता है, और लवणता यहाँ नमकीन अधिक होता है। तो ये वाले पौधे मैंग्रोव नामक वनस्पति ही यहाँ उगती, और कोई यहाँ पेड़ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। याद रखें मैंग्रोव वनस्पति है एक प्रकार की। और सुंदरवन जो है ना, वहाँ पे सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम सुंदरवन डेल्टा भी बना हुआ है। ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो सुंदरवन डेल्टा सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है। 1/3 हिस्सा का भारत में और 2/3 हिस्सा कहाँ है? बांग्लादेश में। ये याद रखना है।
तो भैया सुंदरलाल एक बहुगुणा नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था, वो भी पर्यावरण से संबंधित था, आप याद रखना है। तो सुंदरी वृक्ष के कारण सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पे एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसके एक ऊँट पाया जाता है। यहाँ भैया ऊँट पाया जाता है। कौन सा ऊँट पाया जाता है? खराई ऊँट है, एक खराई नाम का ऊँट है, वो इसी की मैंग्रोव वनस्पति की चराई पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं केवल पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाया जाता है, इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो मैंग्रोव वन आपका तमिलनाडु में भी पाया जाएगा। मैंग्रोव वन आपका देखेंगे गुजरात के कच्छ वाले इलाका में पाया जाएगा। मैंग्रोव वन आपका कुछ आंध्रा तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाएगा। जहाँ जहाँ ऐसा थोड़ा सा डेल्टा टाइप बन रहे होंगे वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, लेकिन बहुतायत मात्रा में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती है। और अगर सर्वाधिक अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में आ जाएगा। बट यहाँ पे कच्छ का जो रड है, कच्छ का रड आप देखें गुजरात की कच्छ खाड़ी में कच्छ के गधे पाए जाते हैं जो फेमस। दंड का रड जो है ना वो पाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। और मालाबार तट है, ये नाम भारत का जो पश्चिमी तट है उसे मालाबार, पूर्वी तट को कोरोमंडल कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। ये प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती। चिल्का झील एक लैगून झील का उदाहरण है। क्या है, क्या उदाहरण है? लैगून झील भैया, किसका उदाहरण है? लैगून झील। लैगून क्या होता है? ये पानी एक तरीके से रुक जाता है, समुद्र का पानी काट काट कर जमीन को अंदर घुस जाता है और वहाँ पर ये धीरे धीरे ऐसे है ना भर जाता है, तो इसे लैगून कहा जाता है। खारापन होता है इसमें, आप याद रखेंगे बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ये परामर्श किससे लेगा? कौन सा अनुच्छेद होगा? 123 या 352 या 312 या 143? आंसर मेरा क्या होगा? 143। 143 तहत क्या करेगा राष्ट्रपति जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या करे? परामर्श लेगा। कोई भी ऐसा मुद्दा होगा जिसपे वो परामर्श लेगा न्याय से संबंधित, तो इसीलिए वो किससे लेगा? 143। 123 में क्या है? जब भैया राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार है उसके पास। अध्यादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। आदेश कैसा आदेश? जब सत्र दोनों क्या होंगे? शून्य होंगे। लोकसभा राज्यसभा क्या होंगे? दोनों क्या होगा? शून्य चल रहे होंगे, सत्र चल नहीं रहा होगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पास पावर दिया गया 123 का प्रयोग करके वो अध्यादेश जारी करके एक नया कानून बना देगा। क्योंकि कानून, भारत इतना बड़ा देश है जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो वहाँ पे है ना संसद भवन नहीं चलने से भारत के लोगों का बहुत सारे हक चले जाएंगे। इसलिए ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करे? 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर देगा। भैया 352 में क्या है? 352 में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है 352 के तहत, और पहली बार 1962 में राष्ट्रीय आपात लगा था। 312 में क्या? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती? IAS, IPS, PCS। ये मेरे क्या है? राज्य और लोग दोनों जो है केंद्र और राज्यों के बीच में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तो इसके अखिल भारतीय सेवाएं UPSC करता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे भैया? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। आंसर मेरा क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। देखिए गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, ये 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें। क्योंकि 10 ही गुरु बने, इसके बाद नहीं गुरु बने, क्योंकि इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करी। और गुरु ग्रंथ साहिब की रचना के बाद इन्होंने कहा आज से कोई गुरु नहीं बनेगा, क्योंकि 10 गुरु हुए। अच्छा, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। कब की थी? 1469 ईस्वी में, है ना, सिख धर्म की स्थापना की। और इसमें जो दिया है एक आंसर मेरा क्या होगा? सेकंड होगा। अब इसमें दिया गुरु तेग बहादुर, क्वेश्चन पूछा था गुरु तेग बहादुर वाला। ये 9वें गुरु थे। इनकी हत्या औरंगजेब ने करी थी। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने फांसी दिलवा दी थी इनको भैया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, आंध्र प्रदेश होगा? आंसर मेरा क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। देखिए 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश संवैधानिक तरीके से इसको दर्जा मिला। फिर इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भैया उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो याद रखना 80 हैं। अगर राज्यसभा से पूछे तो 31 है। विधानसभा पूछे तो 403 है ना, चुनाव होता है। और अगर विधान परिषद पूछे तो 100 सीटें हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के बारे में।
और आपको पता ही है भारत का ऐसा राज्य जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा राज्य हो गया। जब से आंध्र प्रदेश बंटवारा हो गया तेलंगाना, तब से ये चौथे नंबर पर आ गया, वैसे 5वें नंबर पर था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 11, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? भैया विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 जून, 11 अगस्त, 11 सितंबर। आंसर मेरा क्या होगा? 11 जुलाई को मेरा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाएगा, ठीक है ना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाएगा? 22 मार्च को मनाया जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा? 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। टाइगर दिवस कब मनाया जाएगा? 29 जुलाई को मनाया जाएगा। खेल दिवस कब मनाया जाएगा? 29 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है ना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाएगा? 5 सितंबर को मनाया जाएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाएगा? 5 सितंबर को मनाया जाएगा, है ना। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाएगा? 2 फरवरी को मनाया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हमारे दिवस भी क्वेश्चन पूछ लेता है जो रिपीट होते हैं बार बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 भैया देख लीजिए, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये मतलब कह रहा है यूएनओ की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा? यूएनओ की बात कर रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड, है ना, नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया इसकी स्थापना कह रहा है 1945, 1946, 1947, 1950। आंसर क्या होगा? 1945। 24 अक्टूबर की बात हो रही, कब की बात हो रही? 24 अक्टूबर की भैया। 1945 को क्या हुआ? 1945 को इसकी स्थापना हो गई, किसकी? यूएनओ की। क्योंकि उस समय क्या था, 1945 में विश्व युद्ध चल रहा था। तो विश्व युद्ध के बाद ऐसी स्थितियां बनी कि शांति बहाल की जाए, शांति स्थापित की जाए। तो इसके लिए एक संस्था डेवलप की गई और उस संस्था का नाम है क्या? यूएनओ। और इसका न्यूयॉर्क में क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया। भैया कहाँ बनाया गया? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय बनाया गया, किसका? यूएनओ का। इसके टोटल इस समय सदस्य कितने हैं? 193, ठीक है ना। और इसके अलावा ये ध्यान रखना, इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं यूएनओ के। और भारत क्या इसका सदस्य है? जी बिल्कुल। जस्ट इसके कितने दिन बाद? जस्ट इसके अगर देखा जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई? कहाँ से गड़बड़ हो रहा है? ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉरी इसके लिए। हाँ भैया, तो यहाँ पे क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना, भारत इसका सदस्य देश कब बना? तो 6 दिन बाद, जस्ट 6 दिन बाद। कितने दिन बाद? जस्ट 6 दिन बाद भारत का क्या बना? सदस्य देश बन गया था, किसका? यूएनओ का। मतलब 30 अक्टूबर को। कब बना? 30 अक्टूबर, 6 दिन बाद जस्ट। याद रखेंगे, याद रखेंगे भैया, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया? बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। किससे? क्रिकेट से नहीं है, ना फुटबॉल से, ना हॉकी से। किससे है? शूटिंग से। अगला क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या दिया है कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अब ये भी बहुत सरल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ, हार्ड नहीं क्वेश्चन आएगा। नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी तो पीएम जी हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? पीएम है, और वो भी चौथे नंबर का पीएम है। ये भैया 15वें नंबर के पीएम है। कौन नंबर के हैं? 15वें। 17वीं लोकसभा के ये प्रधानमंत्री, 17वीं लोकसभा के, क्लियर, 17वीं लोकसभा के क्या है? प्रधानमंत्री हैं, 15वें नंबर के। ये भी याद रखना, ठीक। और एनडीए इनकी बीजेपी पार्टी है। कौन सी पार्टी? बीजेपी, क्लियर। बीजेपी की स्थापना कब हुई भैया? 1980 में हुई। कब हुई? 1980 में हुई। अमित शाह क्या है भैया? अमित शाह गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम बैरियर किससे संबंधित है? ये लो, एक किताब पूछ दी है, फिर आगे है इसमें वही ऑप्शन लगभग। तो आंसर किसमें क्या? नरेंद्र मोदी? नहीं। योगी आदित्यनाथ? नहीं। अमित शाह हो सकते हैं, विपुल गोयल? तो भैया आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी। इतना सरल क्वेश्चन है, बहुत रिपीट, 2015 का क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने एग्जाम बैरियर्स बुक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आ गया। किससे हो गया? सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन आ गया है। तो क्या कह रहा है? द्रव्य की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्न किस गुण के कारण होती है?
तो प्रस्थ तनाव, श्यानता, घनत्व, वाष्प दाब। आंसर क्या होगा? प्रस्थ तनाव। भाई प्रस्थ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें होती हैं जो ऊपर से आती हैं और पृथ्वी पर गोल आती हैं। कैसी गिरती हैं? गोल गिरती हैं, इसीलिए प्रस्थ तनाव कारण है ना। प्रस्थ तनाव बढ़ाने से ही देखा होगा कि आप प्रस्थ तनाव बढ़ा दें तो एक कील को तैरा सकते हैं, एक है ना बर्तन में पानी का प्रस्थ तनाव बढ़ा दें, मतलब उसमें क्या हम लवणता बढ़ा दें तो वो तैरने लगेगी प्रस्थ तनाव कारण। आगे बढ़े, श्यानता नहीं होगा ना घनत्व होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन हो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसा है? रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती? भैया वायु को प्रदूषित नहीं करती, पूछ रहा क्या? किसको नहीं प्रदूषित करती? वायु को प्रदूषित नहीं करती। तो वायु को प्रदूषित, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, वायु में क्या होती हैं? बहुत सारी। अगर देखें 78% मेरी क्या है? नाइट्रोजन है। 21% क्या है मेरी? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। 0.03% मेरी क्या है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी बात अगर देखेंगे तो आप लगभग 3% अदर गैसें हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो भैया क्या हो सकता है? आप गैस करिए क्या हो सकता है? क्या ऑक्सीजन होगा? क्या CO होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? आंसर मेरा क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रदूषित नहीं करती। बाकी बात कार्बन मोनोऑक्साइड अगर देखेंगे तो ब्लड में इतनी तेज घुलती है, देख लीजिए क्या होगा? 200 गुना तेजी से हमारे ब्लड में क्या हो जाती, पूरी मिल जाती है। और CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन निर्माण में को ये हमारा भाग लेती है। कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसकी अधिक मात्रा से होने से हमें है ना क्या दिक्कत बढ़ सकती है, बहुत कुछ। और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वातावरण में क्या होगा कि आपकी नाक है ना और गला और इसके बाद आँखें में जलन स्टार्ट हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से अम्ल वर्षा भी योगदान करने में होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, क्योंकि कल कारखानों से निकलने वाले धुआं से ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। याद रखेंगे आप, बिल्कुल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण, तो भैया इसमें क्या होगा? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन, आकस्मिक विकिरण। तो आंसर मेरा क्या होगा? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन वो क्रिया है जिसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन समझो एक दूसरे जस्ट अपोजिट है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? ऊर्जा बनती है फिर रिलीज होती है, और नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा नष्ट ही होने लगती है। अणु आपस में टूटकर है ना क्या होते हैं? बिखरने लगती है। और इसमें अणु क्या होते हैं? जुड़ते हैं। नाभिकीय संलयन क्या जुड़ते हैं? तो हाइड्रोजन से मेरा क्या बनेगा? हीलियम बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है? हीलियम। और हीलियम से मेरा क्या होगा? ऊष्मा आएगी, और ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी आएगा। तब पृथ्वी तक नाभिकीय संलयन क्रिया से ही हमें प्रकाश मिलता है। याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज की थी, किसने की थी? नाल तथा रस्का ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, ठीक है ना, बार बार 2 बार रिपीट, फ्लेमिंग ब्राउन, वाटसन तथा क्रिक ने। तो आंसर मेरा क्या होगा? नाल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज की, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज की, भैया ध्यान रखना। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अगर इलेक्ट्रॉन पूछे खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने पूछी, और न्यूट्रॉन खोज किसने की? तो भैया इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है चार्ज, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से मेरा होता है अल्फा और बीटा और गामा। क्या होता है? गामा। समझ लीजिए, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल आएगा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा और गामा। देखिए इस आयन क्षमता का अगर देखेंगे तो अल्फा की आयन क्षमता ज़्यादा होती है, बीटा की उससे कम होती है, और गामा की उससे कम आयन क्षमता होती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए भेदन क्षमता किसकी ज़्यादा होती, तो भेदन क्षमता भैया सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गामा किरण की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। गामा किरण को खोज किया था किसने? पाल वेरड ने, और इसके बाद खोजा नामकरण किया रदरफोर्ड ने, और प्रयोग किया किसने? बेकुरल साहब ने गामा के बारे में, ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन, इसके बाद अल्फा बीटा किरणों की खोज किसने? रदरफोर्ड ने की थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो भैया ये हो गई इसकी कहानी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन दिया वाटसन तथा ग्रीक। तो वाटसन तथा क्रिक ने खोज किसे की? डीएनए की खोज की। किसकी की? डीएनए, डाईऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए खोज की, जो डीएनए स्ट्रक्चर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, फिर आ गया डीएनए वाला,
जिसका नाम ले रहे तो वही प्रकट हो गया। डीएनए संश्लेषण प्रतिपादन किसने किया था? ये लो, और बहुत है तो इजी लेकिन है हार्ड। ओचोआ नहीं, कॉनवर्ग हो सकता है, लेमार्क हो सकता है, हर्ट्ज हो सकता है। आंसर क्या होगा? कॉनवर्ग। डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 21, देखिए बताइए क्या हो? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? ये लो, हड्डी पूछ दी आपसे, हड्डी कौन सी होगी? स्टेपिस, फेबुला, टिबिया, फीमर। आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी पूछा ना, छोटी नहीं पूछा। फीमर होगा। सबसे छोटी पूछता तो क्या होती? यदि स्टेपिस कान की होती, किसकी होती? कान की। तो आंसर मेरा क्या होगा? आंसर मेरा क्या होगा? फीमर होगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ये देखो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? अग्नाशय, यकृत, पीयूष, थायराइड। आंसर मेरा क्या होगा? अग्नाशय। मतलब इसे कहते हैं पैनक्रियाज। ये हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। कौन सा? अग्नाशय, पैनक्रियाज जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। ठीक, ये क्या करता है? हमारे अम्लीय भोजन को क्या करता है? कंट्रोल। अम्लीय हमारा ज़्यादा भोजन ना बन जाए, एसिड ना ज़्यादा बने, तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कभी कभी हमारे बॉडी में क्या होता है? एसिड ज़्यादा बनने लगता है, अग्नाशय सही से काम नहीं कर रहा होता पैनक्रियाज। इसका मतलब ये है। और इसमें दूसरा ऑप्शन दिया भैया, कौन सा? दूसरा ऑप्शन अगर देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है यकृत। तो आंसर मेरा क्या होगा? अग्नाशय होगा। यकृत मेरा जो होता है लीवर या जिगर, ये हमारी बॉडी का दूसरा ब्रेन इसे कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करेगा? शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। ये पित्त को अपने यहाँ बनाएगा और लेकिन ये पित्ताशय में स्टोर कराएगा जाके। ठीक है ना? ये हमारे टॉक्सिक कुछ जहरीली चीज़ों को मारता रहता है। मतलब ये डिटॉक्स का काम करता है। किसका करता है? हमारी बॉडी से डिटॉक्स का काम कर देता है। ठीक है ना? बैक्टीरिया ख़त्म करता रहता है, चीज़ों को मारता रहता है। और लीवर कभी जल्दी ख़राब भी नहीं होता, जल्दी अपने आप सही भी हो जाता है। तो भैया यहाँ ध्यान रखना, अग्नाशय आंसर है। पीयूष हमारे मास्टर ग्रंथि से कहा जाता है। और मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि मेरी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि होती है, मस्तिष्क पाई जाती है। एक ग्रंथि मेरी मस्तिष्क में और पाई जाती है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड, जिससे मनुष्य की तीसरी आँख कहा जाता है। पीनियल ग्लैंड, ध्यान रखना, पीनियल ग्लैंड। थायराइड हमारी क्या होती है? इसके गले में होती है, हमारी घेंगा रोग होने से बचाती है। अगर आयोडीन कमी हो जाएगी तो घेंगा रोग हो जाएगा श्योर। ये लो, बर्तन वाला क्वेश्चन आ गया। बर्तन में नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है क्या? टेरिलीन, डेक्रॉन, टेफ्लॉन, फ्रियोन। आंसर मेरा क्या होगा? टेफ्लॉन। पहले क्या होता था? पहले देखा होगा कि हमारे घरों में क्या होता था? ऐसे एक मटका टाइप का होता था बर्तन, और उसको नीचे से काला कर दिया जाता था। क्या कर दिया था? काला कर दिया जाता था। काला इसलिए क्या था? जल्दी से हीट को पकड़ ले, जल्दी गर्म हो, ऊष्मा जल्दी से ये एब्जॉर्ब करने लगे। ठीक है ना? और जल्दी से बर्तन को हीट करा दे। लेकिन अब आधुनिक युग में चीज़ें बदल रही हैं, तो आधुनिक युग में हम क्या करते हैं? टेफ्लॉन लगा होता है इसमें। क्या लगा होता है? टेफ्लॉन, जो हीट करने लगता है, तांबे जैसा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, जल्दी गर्म होता है। क्लियर? क्योंकि उसमें एनर्जी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या होगा? टेफ्लॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सबसे छोटी कोशिका किसकी है? बताइए क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, अमीखा नहीं, अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कण, मतलब WBC और RBC, ये बात कर रहा है। रेड ब्लड सेल्स, WBC हमारी बॉडी को क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। अगर हम समय समय पर हम अगर टाइमली अपने आप को मेंटेन रखें और चीज़ों को अधिक से अधिक हम प्रोटीन और है ना एंटीऑक्सीडेंट टाइप की कुछ फल अगर लेते रहें तो WBC हमारी ज़बरदस्त रहेगी, जिससे क्या होगा? हमें रोग नहीं जल्दी लगेगा। RBC, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जिसे कहा जाता है। तो आंसर मेरा क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया की होती, किसकी होती? बैक्टीरिया की। सबसे बड़ी पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र होती है, और तंत्रिका तंत्र में सबसे बड़ी अगर सेल आप देखना चाहते हो तो शुतुरमुर्ग अंडे को देख लो, तो वो मेरी सबसे बड़ी सेल है। कोशिका है। कोशिका खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, और केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये हो गई कोशिका। कोशिका ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है? जल से, जल एवं ऑक्सीजन से, जल एवं CO2 से, जल एवं नाइट्रोजन से। आंसर मेरा क्या होगा? जल और ऑक्सीजन जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? लोहे के में जंग लग जाएगा, जिससे उसके भार बढ़ जाएगा, धीरे धीरे लोहा मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26,
26 लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, विकिरण प्रदूषण के। तो आंसर क्या होगा, वायु प्रदूषण के मेरे क्या होते हैं, लाइकेन सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ये लो टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि। अच्छा भैया, अगर आपसे कहा जाए एक गेंद है जिसको हम चंद्रमा पर पटकेंगे तो पृथ्वी से कितने गुना अधिक वो उछल जाएगी, 6 गुना अधिक उछलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि उसके भार में कमी 1/6 आ जाएगी और वो उछल भी इतनी जाएगी, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा, पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे जी का मान बढ़ेगा। तो आंसर सीधा सा अगर देखें तो सी हो जाएगा, दिमाग लगा दो इसमें सीधे से। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। अरे भैया ठोस से जाएगी क्या, नहीं जाएगी, तो सबसे न्यूनतम कहाँ हो जाएगी, ठोस में। अब ठोस में दिया नहीं है तो इसमें क्या दिया, एक तो कांच दिया है, एक निर्वात दिया, एक जल दिया, एक वायु, कहाँ हो सकती है, न्यूनतम होगी प्रकाश की गति। देखो प्रकाश की गति की खोज सबसे पहले किसने की थी, वो की थी रीमर साहब, एक वैज्ञानिक थे। कौन थे, रीमर। उन्होंने बृहस्पति ग्रह का जो उपग्रह है गैनीमीड, उस पर की थी, है ना। किससे किससे की थी, टेलीस्कोप वगैरह से उन्होंने की होगी, दूरबीन के माध्यम से उन्होंने खोज करी थी, ठीक है ना। प्रकाश की गति की खोज किसने की, रीमर ने की थी, एक वैज्ञानिक थे, और वो भी बृहस्पति ग्रह के गैनीमीड पर की थी। ये ब्रह्मांड का दूसरा चंद्रमा है गैनीमीड, ध्यान रखना, ब्रह्मांड का दूसरा इसे कहा जाता चंद्रमा। तो भैया यहाँ पे कांच में आंसर क्या होगा, कांच होगा, आंसर क्या होगा, कांच। देखो सर्वाधिक अगर स्पीड बोला जाए तो निर्वात होगी, अगर दूसरे नंबर पूछा जाएगा जल होगी, तीसरे नंबर पूछा जाए कांच होगी, चौथे नंबर मेरी क्या होगी, नायलॉन होता है, उसमें और होती है स्पीड सबसे कम, क्लियर। और ठोस में सबसे कम हो ही जाएगी। क्वेश्चन याद रखना आप अच्छे से, क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रगति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो भैया थॉमसन, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड या वो। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति की खोज किसने की, तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे थॉमसन की थी, जैसे थॉमसन, तो आंसर क्या होगा, डी ब्रोगली, क्या होगा आंसर, डी ब्रोगली। क्वेश्चन नंबर 30, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट, अचानक है गिरावट इस बात का संकेत होता, किस बात का संकेत होता है, बताइए आप, किस बात का संकेत, अचानक अगर मेरा वायुदाब मापी अगर धीरे से बैरोमीटर अगर गिरने लगे, अचानक गिरे तो क्या होगा, स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, या ठंडा होगा, तूफान होगा। भैया तूफानी तो होगा। अगर धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो मौसम साफ होता जाएगा, क्या होगा, मौसम साफ होगा। इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन 31, निम्न किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, ग्रेफाइट, आयोडीन, उपयुक्त दोनों। भैया दोनों ही क्या होगा, दोनों होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, और 32 कहाँ गया, 32 क्वेश्चन गायब हो गया क्या भाई। क्वेश्चन नंबर 33 है, चलो देख लो क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, लेंस की बात कर रहा है। लेंस आपको पता होगा, एक हमने ट्रिक बनाई एनडीए और डीडीयू, मतलब क्या होता है, निकट दोष में क्या होता है कि हमें अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी और दूर दृष्टि में हमें उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी। और गाड़ियों में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, और जो डॉक्टर किसका देखते हैं, वो अवतल लेंस दांत वगैरह चेक करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें लेंस की शक्ति की बताई है, तो सीधा सा आंसर मारो क्या, डायोप्टर होगा, बात तो शक्ति की है, क्लियर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 34, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बहुत सिंपल, पुपिल होगा, कार्निया होगा, आइरिस होगा, रेटिना, आंसर क्या होगा, रेटिना। लास्ट क्वेश्चन भैया, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। देखो एक चैप्टर है लाइट, कौन सा चैप्टर है, प्रकाश चैप्टर है। तो प्रकाश में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ठीक है ना, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़नी पड़ती हैं। तो भैया इसमें आंसर क्या होगा, परावर्तन होगा, व्यतिकरण होगा, प्रकीर्णन होगा, अपवर्तन होगा। तो भैया आंसर क्या होगा, व्यतिकरण। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है कि अगर देखें बैगनी रंग की प्रकीर्णन अधिक होती है और जबकि लाल रंग की प्रकीर्णन सबसे कम होता है, फैलना प्रकीर्णन मीन्स। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। ऊर्जा अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस में होती, तो बैगनी रंग में होती, बैगनी में सबसे ज़्यादा होती। तो आंसर क्या होगा, व्यतिकरण, क्लियर। साथियों जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप शेयर भरपूर मात्रा में करें, उसकी कोई पैसा नहीं लगता शेयर करने से।
और लाइक ज़रूर ठोक दें और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।